गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है क्या? तो आरपीएससी एईएन सिलेबस का अपडेट आया है, उसके रिगार्डिंग जो रिक्वेस्ट आई हैं स्टूडेंट्स की, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें। कुछ स्टूडेंट बड़ा परेशान थे कि सर सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जहाँ तक नॉन टेक एरिया है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। उसको मैंने एनालाइज़ कर लिया है, आज मॉर्निंग से मैं उसको देख रहा था सिलेबस को। तो कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उससे अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये अच्छा है कि जो आरोहण पे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा पहले एक आइडिया था कि ये सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, जैसे पॉलिटी की बात हम करें तो 13 और 18 वाले पेपर में पॉलिटी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे थे, यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। और अभी पॉलिटी पढ़ाते समय बार बार मैं कह ही रहा था कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ भी जीएस होगा उसमें पॉलिटी पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में एज ए सिटीज़न आपके क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बेसिक पॉलिटी के बारे में ये पता होना चाहिए। और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रख के सिलेबस इन्होंने नया वाला डिज़ाइन भी किया है। साइंस एंड टेक को लेकर मैं आपको बता रहा था कि उसमें क्या क्या एरियाज़ होते हैं। क्लियरली सिलेबस डिफ़ाइन करते नहीं थे, पर मैंने आपको बताया हुआ था कि साइंस एंड टेक में डिफेंस, स्पेस, ये सब एरिया भी आता है। यहाँ इन्होंने अब मेंशन कर दिया। हालांकि मैंने पहले ही आपको सिलेबस बताया था, डिफ़ाइन किया था कि जीएस के नाम पे क्या क्या एरियाज़ पूछे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब इन्होंने क्लैरिटी भी कर दी है कि ये एरिया से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ और टॉपिक जो सिलेबस में लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो पेपर बनाएगा वो सिलेबस को देखेगा ज़रूर, पर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो लिखते नहीं हैं, पर वो उस सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह हैं आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा लाइव सेशन में। यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख सकते हैं जिसका जो भी कंसर्न हो। पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर दूं कि पहले आपको जो स्ट्रेस ख़त्म हो जाए इस बात को लेकर कि जीएस को लेकर जो परेशानी है वो दूर हो जाए। जो इन्होंने अभी अपडेट दिया है हमें, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ते चलें एक बार। जब भी कुछ अपडेट वगैरह आ रहा है उसको हम ठीक से देख लें, ताकि तैयारी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं जनरेट हो। स्कीम फॉर द एई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। एग्ज़ाम के डेट वगैरह का तो ये बोल ही चुके हैं कि नेक्स्ट ईयर सितंबर के आसपास प्री कराएंगे, तो टाइम तो काफ़ी दिया है इन्होंने अभी। और आप टेक्निकल के रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, वो तो पूरे कंट्री का चल रहा है। टेक्निकल की जब बात आएगी तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पोस्ट यहाँ भी एई है, पर स्टेट एग्ज़ाम का है। तो टेक्निकल को लेकर ये दिमाग में वही चलेगा, ईएससी को ही कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे ये। तो सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा। टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं वो अपना टेक्निकल का सिलेबस ईएससी और गेट से चेक करना, उन एरिया के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो क्वेश्चन का लेवल भले उतना टफ ना रहे, पर पैटर्न जो है, पैटर्न का मतलब हो गया जो सिलेबस वगैरह फॉलो कर रहे हैं, एरिया वगैरह जो आ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और उसके पुराने क्वेश्चन जो थोड़े इजी नेचर के होंगे वो यहाँ आपको देखने को भी मिलेंगे। पेपर उतना टफ हो जाएगा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उतना क्रिएटिव तरीके से नए नए क्वेश्चन जनरेट करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक करेंगे। तो मेरा अपना जो अनुभव है एग्ज़ाम को लेकर वो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। टेक्निकल के रिगार्डिंग भी बात करेंगे अभी, पहले देखें। तो स्कीम फॉर द एई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 दो पार्ट हैं, जैसे कि पहले भी था, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एंड मेंस काफ़ी क्वेरी तो जो आपकी आती हैं ऑलरेडी लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, पर कई लोग पढ़ते नहीं हो। यहाँ लिख रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। सिर्फ प्रीलिम्स की अगर हम बात कर लें तो प्रीलिम्स के 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 जो कंपल्सरी नेचर का होगा, सबके लिए कॉमन होगा, और एक ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैक्सिमम 400 मार्क्स सेक्शन ए एंड बी में आगे हमने बताया हुआ है। तो फिलहाल प्री के लिए बात लिखी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, द प्री एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। एक कंपल्सरी पेपर होगा सबके लिए कॉमन, और एक आपकी ब्रांच का पेपर होगा ऑप्शनल पेपर। ऑब्जेक्टिव नेचर का होना है प्रीलिम्स, 400 मार्क्स। उसका सेक्शन ए होगा जीएस नॉन टेक वाला पार्ट, और एक आपका टेक्निकल का पार्ट होगा बी सेक्शन प्री में। तो प्री में ही 2 पेपर हो गए, नॉन टेक जीएस का पार्ट और आपका टेक्निकल का पार्ट। प्री का जो पेपर है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। मतलब क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करेंगे तब मेंस के लिए अपेयर करेंगे। क्या इसके मार्क्स मेंस में जोड़ेंगे?
आगे वो क्लियर कट लिख रहे हैं कि मेंस के बेसिस पे देखेंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है मेंस के लिए, ये बस स्क्रीनिंग नेचर का है। जो मार्क्स प्रीलिम्स में आएंगे वो क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है मेंस एग्ज़ाम के लिए। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट में इट विल नॉट बी काउंटेड, इट विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेन के लिए अपीयर होंगे वो अराउंड 15 टाइम्स हम अलाउ करेंगे, 15 टाइम्स मेंस के लिए अपीयर होंगे। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू अगर जो भी कुछ ये कराएं, आगे कहानी जो भी हो, अभी फ़िलहाल प्री और मेंस की बात ये कर रहे हैं, आगे क्या है क्या नहीं, फ़िलहाल उन्होंने प्री और मेंस की बात की है। इसके प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का है और 15 टाइम्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। पेपर जो ये बात कर रहे हैं सेक्शन ए प्री में 2 पेपर होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, 400 मार्क्स का होना है प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स के लिए है जो लिखा है दोनों, सेक्शन ए भी प्रीलिम्स का पार्ट है, सेक्शन बी भी प्रीलिम्स का पार्ट है। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पोर्शन हो गए, प्रीलिम्स में आपके 2 पोर्शन हो गए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका नॉन टेक वाला पोर्शन हो गया, सेक्शन बी में आपका टेक्निकल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, टेक्निकल में आपके 4 ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर। तो नॉन टेक बैच आरपीएससी वाले बच्चों ने स्पेसिफिक जो आरोहण पे डिमांड किया था, नॉन टेक का बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, नॉन टेक का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 200 मार्क्स का आपको नॉन टेक होना है। टेक्निकल के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं जो आपका एसएससी, जेई, आरपीएससी, एई, इन सब एग्ज़ाम में। सिविल में ओनली 2 सब्जेक्ट बचे हैं, ये हमने करा दिया है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी बचा है, बाकी हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी सब्जेक्ट हो गए हैं, मैकेनिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 सब्जेक्ट रह रहा है मैकेनिकल में बस। तो टेक्निकल में अगर कोई करना चाहे तो टेक्निकल मैंने अलग अलग ब्रांच सेपरेट कर दिया है, सिविल टेक्निकल अलग से पूरा कोर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल अलग से अवेलेबल है, मैकेनिकल टेक्निकल अलग से अवेलेबल है, एग्रीकल्चर अवेलेबल आरोहण पर नहीं है। तो नॉन टेक अलग से आरपीएससी का पूरा एक फोल्डर है, टेक्निकल ब्रांच वाइज अलग से अवेलेबल है, जेईई एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हो, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। ये जो बैचेस मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आरोहण पर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करें तो टेक्निकल किसी को करना है या नॉन टेक का तो बैच स्पेसिफिक आपका चल ही रहा है, क्योंकि उसमें राजस्थान लोकल जीएस भी आएगा, तो इसलिए नॉन टेक का अलग से अवेलेबल है, टेक्निकल अलग से। टेक्निकल मर्ज इसलिए नहीं किया, टेक्निकल कोई कहीं कहीं पढ़ रहा है, करना है नहीं करना, अलग से अवेलेबल, जो करना चाहे देख सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉन टेक के लिए मेरे से डिमांड कर रहे थे, तो नॉन टेक का अलग बैच आपका अवेलेबल चल रहा है। जो अभी मेन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, हिंदी ये तो पहले भी इन्होंने मेंशन कर रखा था, और सोशल एस्पेक्ट में कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं, एक आपका हिंदी का पार्ट हो गया, एक आपका सोशल एस्पेक्ट का पार्ट हो गया। तो 2018 वाले नोट्स जो मेरे हर जगह सर्कुलेट हो रहे थे, बहुत सारे टॉपिक तो कॉमन है, पर कई सारे एरियाज़ अपडेट हुए हैं, कई सारे एरिया चेंज हुए हैं। अब कई लोग सोशल एस्पेक्ट पुराना वाला ही उसी पे डिपेंड थे कि सर उसी से पढ़ा देंगे हम। अब कोई कहीं पढ़ा भी रहा है सोशल एस्पेक्ट, तो जो पुराने वाले नोट्स मेरे बड़े पॉपुलर हो गए तो अवेलेबल थे पूरे में, तो आसान था उनके लिए कि सर के नोट्स तो अवेलेबल ही हैं, उसी को हम थोड़ा बहुत चेंज करके करा लेंगे। पर यहाँ टॉपिक भी अपडेट हो गए हैं, टॉपिक भी चेंज हो गए हैं, कुछ नए एरियाज़ भी ऐड हो गए। टफ नहीं है, वो एक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं कि 5-6 साल बाद पेपर हो रहा है, तो वो एरिया अपडेट होने ठीक हैं। वो टॉपिक मैंने देखे, जैसे एथिक्स वगैरह का कुछ पार्ट ऐड किया है, तो वो ऐड होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हो स्टेट में, तो एथिक्स वगैरह तो ईएस में भी पूछता है, सिविल सर्विसेज में भी आता है, तो उन्होंने मेंस में एथिक्स वगैरह यहाँ भी ऐड किया है। तो वो जो टॉपिक है वो टाइम के साथ ज़रूरी है यहाँ पर जो ऐड हुए हैं। अब 18 के बाद 6 साल बाद पेपर हो रहा है, मान लो 5-7 साल बाद, नेक्स्ट ईयर होगा, 7 ईयर हो जाएंगे, तो कोई टफ एरिया नहीं है, आसान एरिया हैं। पर परेशानी लोगों को ये है कि सर मेंस के हिसाब से क्या लिखाएं, कितना लिखाएं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। अभी जो जीएस मैं करा रहा हूँ वो प्री को लेकर मेरा फोकस है, पहले तो प्री क्लियर होना ज़रूरी है। अभी जो जीएस चल रहा है आरपीएससी बैच में भी, पहले मेरा प्री पे फोकस है, 200 मार्क्स का ये एरिया है, तो पहले इसको ठीक से कवर कर लें। राजस्थान लोकल भी अब प्री के हिसाब से कुछ ना कुछ शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही। जो क्लासेस है राजस्थान लोकल वाली, अभी पॉलिटी चल रहा है, और पॉलिटी 13 और 18 में नहीं आया, इस बार स्पेसिफिकली पॉलिटी लिख दिया और सिलेबस भी लिख दिया है। इस बार क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छी बात थी कि पॉलिटी हम पढ़ा रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पॉलिटी अच्छा तरह से कराया गया है।
आरपीएससी वाले कुछ बच्चे सोच रहे थे सर पॉलिटी को सिंसियरली पढ़ें कि नहीं पढ़ें, जीएस में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, 13 और 18 में तो नहीं पूछे, इस बार तो स्पेसिफिक लिख दिया पॉलिटी आएगा। और अच्छी बात यह है कि जो पॉलिटी पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन क्वेश्चन तुमको वहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने पॉलिटी को कवर किया है। पॉलिटी जिस तरह से हमने कवर किया है, हालांकि उस बात को कोई प्रेशर की तरह मत लेना, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पॉलिटी के बन जाएंगे जिस तरह से हमने उसको कवर किया टाइम देकर प्रॉपर। पर अब उसको प्रेशर मत लेना कि सर मैं तो जेई के लिए पढ़ रहा हूँ और क्या सिविल सर्विसेज के लिए आपने पढ़ा दिया, नहीं। सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं कि भाई पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको कमांड हो जाए, सारी चीज़ें समझ में आने लगे। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और जब वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं पर भी आए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे उससे। प्रीवियस ईयर वगैरह बच्चे लगा रहे हैं, खुद ही बता भी रहे हैं कि पॉलिटी अच्छे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताए। और इसीलिए पॉलिटी में 3-4 क्लासें मैंने पढ़ाई भी कि जब पढ़ ही रहे हो तो ठीक से पढ़ो। 3-4 क्लासें मैंने एक्सटेंड की। आज 20 तारीख से आज जी की करंट अफेयर शुरू करना था। अब 2-3 दिन मेरी अवेलेबिलिटी पीछे नहीं थी, अदरवाइज़ पॉलिटी आज कंप्लीट हो जाता। तो वही 2-3 दिन का अंतर आ रहा है। 3-4 क्लासें पॉलिटी में लगेंगी, बस लगभग ख़त्म हो गया है और 25 तारीख के लगभग जी के करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन जो गैप आ गया, अवेलेबल नहीं था मैं, इस वजह से पॉलिटी थोड़ा 3-4 दिन का गैप आ रहा है। तो आज हमें जीके करंट अफेयर शुरू करना था, अब आज ना होगा, 25 से शुरू हो जाएगा। पॉलिटी आपका 3-4 दिन में ख़त्म होगा। तो पॉलिटी ज़रूरी भी है, हर एग्ज़ाम में आना है। पॉलिटी में जो पढ़ रहे हो सिलेबस तो आप वही पूरा कवर कर रहे हो, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। और आरपीएससी में लग रहा था सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अब इन्होंने सिलेबस में लिख दिया कि भाई आएगा वो भी, तो अच्छी बात है कि हमने कवर कर लिया उसको भी, ठीक है। और आरपीएससी वालों को सिलेबस में पॉलिटी मैंने दिया भी था, इसीलिए लाइव एक्सेस आपको भी दिया था कि पूछ नहीं पता, क्या पता पूछ ले जीएस में, क्योंकि है वो जीएस का ही पार्ट। तो अब नॉन टेक का पहले प्रीलिम्स की हम बात कर लें, फिर हम मेंस देखते हैं क्या है। प्रीलिम्स में सिलेबस इन्होंने जो लिखा है, देखो पर्सनैलिटी एग्जामिनेशन वगैरह जो होगा वो बात की कहानी, इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो बात की स्टेज है, अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ब्रांच है वो भी रहेगा। तो ये तो पैटर्न वही फॉलो किया है। मेंस वाले में जो पैटर्न लिख रहा है, एग्ज़ाम का तरीका जो है वो तो वही लिख रहे हैं, सिलेबस में थोड़ा चेंजेस हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि पहला सब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, राजस्थान स्पेसिफिक हिस्ट्री। देखते जाइएगा, ये राजस्थान लोकल जीएस का पार्ट हो गया। तो राजस्थान स्पेसिफिक हिस्ट्री, राजस्थान के जितने पुराने पेपर मिलें वो तो ज़रूर सॉल्व कर लेना। आरएएस के पुराने पेपर हों, आरपीएससी के पुराने पेपर हों, आरपीएससी तो बहुत ज़्यादा बार हुआ नहीं, तो जितने पुराने पेपर राजस्थान के मिलें ज़रूर कवर कर लेना। क्वेश्चन बनाने वाले वहाँ से कुछ क्वेश्चन कॉपी ज़रूर करेंगे। स्टेट एग्ज़ाम में रिपीटेशन भी बहुत होता है क्वेश्चन का। जो मुझे राजस्थान लोकल जीएस कराना है मैं तो कराऊंगा ही, अपने एंड से राजस्थान के पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व करना। तो ये तो राजस्थान की हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब आगे इन्होंने क्लियरली लिख दिया, और देखो स्पेसिफिक डिटेल भी लिख दी अंदर, योधेय, सिबी, मत्स्य सोसाइटी, रिलीजियन, कल्चर, एंशियंट राजस्थान में क्या चलता था, सिसोदिया समाज, कछवाहा, इनके बारे में क्लियर कट लिख भी रहा है कि राजस्थान लोकल के बारे में ये एरिया हम पूछेंगे, ये एरिया हम पूछेंगे। वहाँ का लोकल डांस, वहाँ कल्चर, ट्राइब्स, फेयर, मेले वेले जो लगते हैं, क्राफ्ट्स क्या है, ये सब आएगा। एंशियंट मेडिवल पीरियड, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो जीएस है ये आपका कॉमन जीएस वाला पार्ट है। आरआरबी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम दो, स्टेट, पीसीएस, ये तो कॉमन जीएस हो गया। हिस्ट्री वाला पार्ट, तो हिस्ट्री मैंने नवंबर में लास्ट ईयर कराया भी था, इस साल फिर रिपीट होगा। लाइव में जिसको करना है तो लाइव में तो होगा, जीके करंट अफेयर कराऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगा। जीके करंट अफेयर कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, उसके बाद कहीं नंबर आएगा। जिसको पहले करना हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाले हुए हैं, नवंबर में कराया था। हिस्ट्री तो बदलना नहीं है, तो इंडिया वाला हिस्ट्री चाहे तो वो रिकॉर्डिंग वाला पहले करना है तो वो करे, लाइव करना है तो लाइव के लिए वेट करे। अभी क्योंकि मैं पॉलिटी ख़त्म करके जीके करंट अफेयर कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा ज्योग्राफी, ठीक है। और जीके करंट अफेयर जब शुरू करूंगा तो बीच बीच में कुछ क्लासेस राजस्थान लोकल की भी शुरू करूंगा मैं, अब कि आपको अप्रोच पता लग जाए कि किस तरीके से सर कवर करेंगे, ठीक है। तो एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, हिस्ट्री में साफ साफ लिख रहे हैं ये, हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया भी आएगा, मेडिवल भी आएगा, मॉडर्न भी आएगा। इनको खुद को तो पेपर देना नहीं है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए पेपर करवा रहे हैं, सिलेबस ये आपको पूरा पढ़वाना चाह रहे हैं।
और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनाएंगे जीएस में, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, पर सिलेबस लिखने में ऐसा लग रहा है कि लग रहा है यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, आईएएस का। ठीक है, सिलेबस तो पूरा भरते जा रहे हैं, सिलेबस पूरा लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल आसान रहेगा रिलेटिवली, पर सिलेबस आपको जो जीएस में पढ़ाता हूँ, जैसे आपको सीजीएल देना हो तो भी जीएस पढ़ना है, एसएससी जेई देना हो तो भी ये आता है, आपको आरपीएससी एई में भी सिलेबस वही है। इसके बाद अगर आपको आरआरबी देना होगा या कोई पीएसयू जहाँ जीएस आता है वही पैटर्न है। तो ये जीएस तो कॉमन जो मैं पढ़ाता हूँ वो वही सिलेबस में लिख भी रहे हैं। जैसे आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म टॉपिक आना ही है एंशिएंट इंडिया में, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक रिलीजियन, कोई बच्चा पहले जीएस में से पढ़ चुका है वो भी देख सकता है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में, कुषाण, सातवाहन, ये सब पढ़ते हैं हम लाइन से। ठीक है, लिटरेचर उस समय संस्कृत लिटरेचर किताबें कौन सी थी, प्राकृत भाषाएं, तमिल लिटरेचर, संगम डायनेस्टी भी सिलेबस में, साउथ इंडियन हिस्ट्री भी इसमें है, जो हम हिस्ट्री में लास्ट में पढ़ते हैं बिल्कुल, संगम डायनेस्टी के बारे में, सल्तनत पीरियड वगैरह, मेडिवल इंडिया के बारे में, मुगल, वही पैटर्न है। भक्ति मूवमेंट ये पढ़ाता हूँ भक्ति के बारे में, सूफी मूवमेंट ये भी हम कवर करते हैं क्लास के अंदर, कबीर, नानक, तुलसीदास, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बहुत आता है ये। स्टेट पीसीएस हो, चाहे आरएएस का पेपर हो, चाहे आपका आरपीएससी अब यहाँ भी ऐड है, तो ये सब तो हर एग्जाम में पूछता है। नोट्स आप देखोगे हिस्ट्री वाले, उसमें भी आपको लाइन से दिखेगा ये टॉपिक सब कवर होंगे। तो जीएस को लेके फ़िलहाल जो भी बच्चा आरोहण पे जुड़ा हुआ है, भाई जो मेरी एडवाइस फॉलो कर रहा है उसको लग रहा है कि भाई सर सही पर्सन है जो बताएंगे, अगर जो मेरे पे फेथ कर रहा है या मेरी गाइडेंस के हिसाब से चल रहा है तो जीएस को लेके परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वही वो पैटर्न है जो हम पढ़ रहे हैं, वही पैटर्न है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में क्लियर कट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है। मैं सिलेबस अभी देख रहा हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह देखो साफ साफ लिख रखा है लाइन टू लाइन। 1857 से 1947 से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 1857 रिवोल्ट से लेकर 1947 तक का ज़्यादा पूछेगा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज से क्वेश्चन बनेगा, आर्य समाज, ये सब एरिया पूछता है। ठीक है, तो यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये भी लिख रहा है, देखो समझदारी देखो कि यहाँ पे लिख दे रहा है कि मॉडर्न इंडिया भी हम 1964 तक पूछेंगे, मॉडर्न इंडिया भी 1964 तक पूछेंगे, मतलब इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो चाइना वॉर 1962, उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो जाना, शास्त्री जी का पीएम बनना, 1962 इंडो चाइना वॉर, नेहरू जी की डेथ हो जाना और शास्त्री जी का पीएम बनना, ये उस ड्यूरेशन तक पूछेंगे। ईयर भी लिख रहा है 1964 तक, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हिस्ट्री में 1947 तक मैं कवर करता हूँ, इसके बाद का टाइम जो है 5 ईयर प्लान, ये सब एरिया, इंडो चाइना वॉर, ये हम जीके में पढ़ते हैं। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में सारा कवर हो जाएगा। 1947 पे हिस्ट्री में कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद जब मैं 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब जब पढ़ाता हूँ तो ये आपका ये गैप को कवर कर लेगा। 1964 इंडो चाइना वॉर, कश्मीर इशू, ये सारे जो डिस्कशन आते हैं वो यहाँ तक का जीके में कवर हो जाता है। जीके अभी शुरू होने वाला है, 3-4 दिन में जीके शुरू ही हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिख भी रहा है नीचे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में नेशन बिल्डिंग में क्या क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह इंडिया में कैसे ग्रो किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में क्या काम हुए। अच्छा, ज्योग्राफी में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है सिलेबस। पिछली बार हमने देखा 13-18 दोनों में ज्योग्राफी में इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे थे और इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछे थे। ज्योग्राफी में इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछा था, और बाकी सारे एग्ज़ाम में सीजीएल, जेई, इन सब में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आता है। हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री आती है सारे पेपरों में कॉमन, ज्योग्राफी में इंडिया वर्ल्ड दोनों आता है, पर ज्योग्राफी में इन्होंने राजस्थान स्पेसिफिक तो आना है, वो तो एक्सपेक्टेड है, पर इंडिया ज्योग्राफी तो लिख दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इन्होंने बात नहीं करी। अब जो पेपर बनाने वाला होगा वो और भी एग्ज़ाम के पेपर बनाता होगा, तो वो हो सकता है कि इस पर ध्यान ना देकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 2-4 क्वेश्चन डाल दे। पेपर बनाने वाले बहुत स्पेसिफिक ध्यान देते नहीं सिलेबस को, यही पर गड़बड़ होती है कि वो वर्ल्ड माउंटेन पीक्स, वर्ल्ड रिवर अगर ये पूछ दे तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है। अब यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात ये कर नहीं रहा है, पर पेपर बनाने वाला स्पेसिफिक ध्यान दे इस बात पर। इंडियन हिस्ट्री सब पेपर में आता है तो बनाने वाले को पता है भाई इंडियन हिस्ट्री ही पूछना है, पर ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड सारे पेपरों में आती है। पहले आपके 13-18 में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा भी गया है, अब यहाँ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख तो नहीं रहे, पर बनाने वाला अगर 2-4 क्वेश्चन डाल देगा तो ये नहीं कह सकते कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहीं पर गड़बड़ होती है पेपर जो डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कायदे से उनको नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप लिख ही नहीं रहे हो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन डाल देगा तो फिर बाद में क्लेम करते रहो कि सिलेबस में नहीं था। बोल नहीं सकते आप वहाँ पर, ये बात क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको वहाँ।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेजर फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक इंडिया का, तो इसमें कराना तो मुझे दोनों पड़ेगा, ज्योग्राफी जो मैं कराऊंगा वो कराना दोनों पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे आरआरबी देंगे, सीजीएल देंगे, जेई देंगे। अब पेपर बनाने वाला उस बात को रिगार्ड कर रहा है कि नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछना चाहिए, सिलेबस में नहीं लिख रहे हो आप, पर मैं पढ़ाऊँगा दोनों ही। आप ये कर सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई बाकी एरिया पढ़ने के बाद लग रहा है कि टाइम बच रहा है और मैं और थोड़ा रेडी कर लूँ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लास्ट में देखें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में लिख नहीं रहे, मैं पढ़ाऊँगा पूरा। पर वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी को बाकी एरिया करने हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को प्रायोरिटी ना देके उसको बिल्कुल लास्ट में रखे, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट बना ले कि मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मैं प्रायोरिटी भी बोल दूंगा अभी कैसे करना, तो एक लिस्ट बना लें कि मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बिल्कुल लास्ट में रख दें, क्योंकि लिख तो नहीं रहा है, पर हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पूछे, पहले अच्छा खासा पूछा भी गया है 13 में भी 18 में भी, पर क्योंकि पैटर्न इस बार चेंज कर रहे हैं तो पेपर बनाने वाले पे है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। राजस्थान ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है हमें, और इंडियन ज्योग्राफी लिखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ नहीं लिख रहे हैं ये। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, पॉलिटी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस वगैरह जो मैं करा रहा हूँ, पॉलिटी ही नया सब्जेक्ट अभी हमने कराया था भाई, लाइफ साइंस ख़त्म कराया था, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री करा दिया, अब पॉलिटी शुरू किया था मैंने लाइव में। तो लाइव में जब पॉलिटी अभी हमने कराया, ज़रा देखना टॉपिक सेम जैसे हमने लाइन टू लाइन पढ़ा है वही सिलेबस लिखा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉपी लेके बैठे हैं सिलेबस बनाने के लिए। पैटर्न देखो, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया हुआ है बिल्कुल वही पैटर्न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके बारे में पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे, प्रीएम्बल क्या कहता है, फंडामेंटल राइट क्या कहता है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, सिटीजनशिप के बारे में। इसी ऑर्डर में बिल्कुल आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और ठीक तरीके से पढ़ी हुई हैं। ये कुछ भी पूछ ले यहाँ से, आरोहण का जो भी स्टूडेंट होगा, जैसे जैसे मैंने बताया, अगर उसने ध्यान दिया उस बात पर, शायद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा यहाँ। मतलब मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका फेल्योर नहीं है, मेरा फेल्योर है। ठीक है, अगर कोई बच्चे को मैंने पॉलिटी पढ़ाया और उसको समझ नहीं आया, तो समझ नहीं आया तो गलती उससे ज़्यादा मेरी है कि मैं समझा नहीं पाया। इसका मतलब टीचर होने का मतलब क्या है फिर? तो जितना मैंने यहाँ पे कराया है आप इसको ठीक से कवर करिए। अभी भी किसी को कहीं कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस का भी पार्ट है अभी। पहले पॉलिटी सिलेबस में नहीं लिखा था, क्वेश्चन भी नहीं आए थे 13-18 में, अब क्लियर कट लिख रहा है और यहाँ से एरिया आएगा। और पॉलिटी पढ़ाते टाइम भी मैंने कहा था ये ऐसा सब्जेक्ट है सबको पता होना चाहिए। तो लग रहा है आरपीएससी वालों ने बात सुन ली कि इसको ऐड कर दिया स्पेसिफिकली यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आना भी चाहिए था। 13-18 में क्यों नहीं पूछा पता नहीं, पर हर एग्जाम में पॉलिटी पूछता है और अच्छा खासे क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी कह सकता हूँ, पॉलिटी जो मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तो क्लियर कट सिलेबस भी बोल रहा है, कोई पेपर हो पॉलिटी आप बना लोगे। फिर आगे कह रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, पीएम के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करती है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। अभी पिछली क्लास में जुडिशरी कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, आज मैं शुरू करूँगा सीएजी और इमरजेंसीज़ वाला टॉपिक। कंट्री में इमरजेंसी 3 टाइप की जो होती हैं उनके बारे में, और सीएजी पॉलिटी का लेक्चर नंबर 20 आज होगा। उसके बाद फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स, नीति आयोग तो जीके में पढ़ाऊँगा। नीति आयोग में कुछ करंट टॉपिक भी आ जाते हैं ये जीके के साथ होगा, जीएसटी वगैरह और नीति आयोग। कुछ टॉपिक ये और ऐड कर रहा है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, तो ये जीके के साथ हम कवर कर लेंगे। तो जीके, करंट अफेयर और पॉलिटी मिलाकर लगभग ये सब टॉपिक आपके आ जाएंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक अगर अलग से हैं कि जो इन जनरल हम नहीं पढ़ते और यहाँ पर है, आप उसके लिए भी चिंता नहीं करें, वो मैं अलग से आपको कंटेंट उसके लिए प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि अलग से ही ऐड कर रहे हो तो। फिर इन्होंने कहा राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में क्या, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट इक्विवेलेंट तो हम पढ़ते ही हैं पॉलिटी में, उसी तरह से राजस्थान के बारे में आप पढ़ोगे, राजस्थान के गवर्नर के बारे में पावर्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ोगे तो गवर्नर कहीं का भी सेम पावर्स हैं, स्टेट इक्विवेलेंट वही लिख रहे होंगे। गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये तो पॉलिटी में इन जनरल आप सारे स्टेट के लिए पढ़ते हो। हाई कोर्ट, तो ये कोई अलग से थोड़ी है, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर में राजस्थान में गवर्नर पहले कौन रहे, अभी कौन है, गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, तो गवर्नर तो पूरे इंडिया में जो पावर्स है वो तो वही रहेंगी। वो तो हम पॉलिटी में पढ़ना है हमको स्टेट के अंदर, तो स्टेट वाले टॉपिक आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, पर्सन राजस्थान में कौन कौन किस पद पे रहा वो हम अलग से नोट कर लेंगे लिस्ट बनाकर।
तो ये भी चिंता का विषय नहीं। पॉलिटी तो बहुत सेफ सब्जेक्ट है कि आप ये पढ़ के जाओगे, आराम से क्वेश्चन निकाल के आओगे। हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वहाँ से ही बनेंगे, पर बड़ा सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री में कल्चर वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। बनाने वाला ये नहीं सोचता कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ। कल्चर वगैरह के क्वेश्चन जो बनते हैं यूपीएससी में भी इवन, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, वहाँ गारंटी नहीं होती। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, पढ़ के जाओगे वो बनेगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग नेचर होता है कि पॉलिटी में जितना टाइम आप दे रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ रहता है कि आप पढ़ के जाएंगे और एज इट इज़ क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा। सेफ सब्जेक्ट माना जाता है यूपीएससी में भी। ठीक, तो ये पॉलिटी तो सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं इसमें। और 4 क्लास के लगभग बचा हुआ है, 23 से 24 तक हम कंप्लीट भी करने वाले हैं इसको। जो लोग आरोहण बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो कंप्लीट जरूर कर लेना। पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ आपको, फिर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एरिया आपका इकोनॉमी वाला, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इकोनॉमी का पोर्शन जो मैं डील करता हूँ वो बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है और इसको मैं जीके करंट अफेयर के साथ ही पढ़ाता हूँ। 10-12 घंटे जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही मैं इकोनॉमी कवर करता हूँ। जीके एंड करंट अफेयर में ही इसके टॉपिक जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नीति आयोग, टैक्सेशन सिस्टम, तो बेसिक जो पार्ट है इकोनॉमी का वो जीके करंट अफेयर के साथ ही मैं कवर करता हूँ। इकोनॉमी आप मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं यूपीएससी लेवल की इकोनॉमी यहाँ कराऊँगा। यूपीएससी के लिए इकोनॉमी बहुत वास्ट एरिया है और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है, तो इकोनॉमी जितना मैं कराऊँगा उसके अलावा अपने से कुछ ऐड करना हो तो करना, प्रीवियस ईयर वगैरह लगाकर, पर बहुत ज़्यादा इसके पीछे मत भागना। काफ़ी टॉपिक तो इसमें एसडीजी वगैरह तो पढ़ाता ही हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह तो मैं कराऊंगा ही, पर इकोनॉमी बहुत बड़ा एरिया है, यूपीएससी के लेवल पे मत पढ़ने बैठ जाना इकोनॉमी को। बाकी राजस्थान लोकल है वो तो कराना ही है, उसका पीडीएफ भी मुझे देना है, आपको पढ़ाना भी है, पीडीएफ भी देना है। ठीक है, तो इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी मान के चलना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी टाइम मत देना। इस लिख तो दिया सब्जेक्ट इतना सारा, पर टाइम भी तो चाहिए पढ़ने के लिए। देखो अब इन्होंने मज़ेदार चेंज जो किया है, और चेंज क्या किया है वो साइंस एंड टेक होता ही यही है। एक सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को मैंने हर बार यूपीएससी के लिए भी हर बार मैं जो डिफ़ाइन करता हूँ इस सब्जेक्ट को, इसमें आपका डिफेंस, स्पेस प्रोग्राम्स, बेसिक जनरल साइंस 10th लेवल तक का, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक, आईसीटी से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बनते हैं। पिछली क्लास जब मैंने आरपीएससी का सिलेबस डिफाइन किया था तो जनरल साइंस में मैंने आईसीटी भी जोड़ के आपको बोला था, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आईसीटी से। इस बार इन्होंने लिख भी दिया सिलेबस में, देखो ऐड कर दिया। लग रहा है कि वो वाला वीडियो सुनकर पूरा सिलेबस चेंज किए करने बैठे हैं। एज इट इज लाइन टू लाइन बोला था मैंने आपसे पिछले उसमें कि आरपीएससी के लिए ये आपको जीएस में पढ़ना है। देखो लिख भी दिया क्लियर कट, डिफेंस से क्वेश्चन आएंगे, लिख दिया। डिफेंस में पढ़ाता हूँ जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, इसरो, नासा, ये सब ये भी कराता हूँ मैं आपको जीके एंड करंट अफेयर में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ये स्पेस लिख रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, एक तो लिख रहे हैं जनरल आइडिया साइंस के बारे में, वो आपका जनरल साइंस हो गया 10th लेवल तक का। बेसिक क्वेश्चन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो 10th लेवल तक का साइंस हो गया। पर जो ये चेंज कर रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं पूछने के मूड में है, पर आरआरबी में आएगा। जीके करंट अफेयर में आपको जो जनरल साइंस का जो पार्ट है उसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लाइफ साइंस, वो एरिया क्वेश्चन बनते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग शायद आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, पर वो एसएससी, जेई, आरआरबी उनमें ज़्यादा आता है। जो बोल रहा हूँ नोट कर लो। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आपने पढ़ा है वो आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का जनरल साइंस है। आईसीटी भी उसका पार्ट है, एसएससी, जेई में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी, ये साइंस के टॉपिक आपके सारे एग्जाम में कॉमन है। आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जो ये दे रहे हैं, बायो वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ये आपका ये रहेगा डिफेंस, स्पेस, आईसीटी, कंप्यूटर बेसिक और आईसीटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो सिलेबस ये अननेसेसरी घुमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है। साइंस में आईसीटी में पढ़ते, अब सब मैं जो पढ़ाता हूँ जनरल साइंस में लाइफ साइंस पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। तो आरआरबी का 30 नंबर का तो पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया है वो हमने। और साइंस में एरिया ये कह रहे हैं डिफेंस, स्पेस, सैटेलाइट। तो डिफेंस और स्पेस कराता हूँ मैं जीके एंड करंट अफेयर के साथ, क्योंकि इसमें करंट के टॉपिक भी कई ऐड होते हैं। सैटेलाइट वगैरह का बेसिक मैंने आईसीटी में पढ़ाया हुआ है।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लिख रहे हैं, डिफेंस स्पेस सैटेलाइट, ये डिफेंस स्पेस मैंने जीके करंट अफेयर में कराना है, उसी में आएगा। सैटेलाइट वाला पार्ट आईसीटी के साथ कराता हूँ मैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बायो में, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आएगा। तो ये यूपीएससी को जैसे फॉलो करना चाह रहे हैं। अब जैसे एक टॉपिक ये लिखा है एनवायरमेंटल चेंजेस और ईआईए, ये बेसिकली इकोलॉजी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट लिख दिया। एनवायरमेंटल चेंजेस का क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग पूरा आ गया, ओजोन डिप्लीशन पूरा आ गया, पॉल्यूशन आ गया। अब इसमें कैसे आप बताओगे, क्या नहीं पूछेगा। एनवायरमेंटल चेंजेस में पॉल्यूशन नहीं पूछेगा, कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं आएगा, कि ओजोन डिप्लीशन नहीं आएगा, कि ग्रीन हाउस गैस नहीं पढ़ाओगे, ये तो एनवायरमेंटल चेंजेस में सारे आ गए। प्लास्टिक पॉल्यूशन कवर नहीं होगा, कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब पढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो एनवायरनमेंट तो हमें जीएस में वैसे ही पढ़ना है, हर एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ एनवायरनमेंट। लास्ट ईयर भी एनवायरनमेंट डिटेल में कराया हुआ है, वो भी अवेलेबल है लाइव में, फिर दिसंबर के आसपास शुरू होगा। तो मेरी तरफ से दोनों अवेलेबल, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लाइव में भी एक एक करके सारे होने हैं, जिसको जैसे ठीक लगे कर सकते हैं। एनवायरनमेंट भी मैंने बहुत कंप्रहेंसिव, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट बहुत कंप्रहेंसिव तरीके से पढ़ाया हुआ था। कोई चाहे तो रिकॉर्डिंग भी अगर देखना चाहे तो एनवायरनमेंट बहुत डिटेल में और सब कुछ पढ़ाया हुआ है उसमें, प्रॉपर तरीके से नोट्स वोट्स सब दे रखे हैं। फिर आपका ईआईए एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसको मैं ऐड करूँगा। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इसको मैं ऐड करूँगा। किस किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाला टॉपिक मुझे ऐड करना है। तो मुझे इसमें जो ऐड करना होगा, एक तो रिमोट सेंसिंग ऐड करना होगा और एक नैनो टेक्नोलॉजी ऐड करना होगा। साइंस एंड टेक में बाकी सारे मैं कराता हूँ, इसमें मुझे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और नैनो टेक्नोलॉजी 2 टॉपिक जोड़ने होंगे। हाँ देखो, लाइफ साइंस के टॉपिक ये रहे, ह्यूमन हेल्थ लिख दिया, और डिजीज़, फूड, न्यूट्रिशन, ये है आपका लाइफ साइंस। ऐसे ही बेवकूफ़ बना रखे हैं, सिलेबस में क्लियर नहीं, अब ऐसे बीच बीच में टॉपिक दे रखे हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अलग अलग सब्जेक्ट में कवर हुआ, जैसे ह्यूमन डिजीज़, फूड, न्यूट्रिशन लाइफ साइंस में पढ़ाया हमने। इन्वायरमेंट ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। डिफेंस स्पेस जीके एंड करंट अफेयर में होगा। आईसीटी बाकी एरिया इसमें आ गया आईसीटी में, ठीक है। पर ये कवर सारे होंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कवर सारे हो जाएंगे, ये उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक इन्होंने ऐड कर दिया आपका एप्टी रीजनिंग, तो एप्टी रीजनिंग आप लोगों के फोल्डर में मैं ऐड कर देता हूँ। आरोहन पे एप्टी 3 टीचरों ने पढ़ाया है, मतलब 3 टीचरों ने 3 बार एप्टी हुआ है आरोहन पर। मैं तीनों अवेलेबल कर दूंगा, जो टीचर का आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं, और सीनियर टीचर ही हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उन्होंने कराया है। रीजनिंग भी 1 से 2 बार हुआ है, वो भी मैं लेक्चर ऐड कर देता हूँ आप में। पहले वाले सिलेबस में नहीं लिख रखा था, अब ऐड कर दिया है, तो एप्टी रीजनिंग मैं आपके फोल्डर में ऐड कर देता हूँ। बल्कि अभी तो एक टीचर करा भी रहा है, एप्टी अभी चल भी रहा है, 16-17 लेक्चर नए बार तीसरी बार फिर हो गया। तो एप्टी रीजनिंग मैं ऐड कर देता हूँ फोल्डर अभी थोड़ी देर में। और एप्टी रीजनिंग इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो परेशानी इसमें तो नहीं होगी, मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ है कि भाई एप्टी रीजनिंग में इंजीनियर्स को परेशानी नहीं होगी। सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है। अभी जल्दी ये सब एप्टी में मैथमेटिक्स में कराए भी गए हैं, एप्टीट्यूड में मैथ्स वाले पोर्शन में ये सब भी करा दिया गया है, क्योंकि आरआरबी में मैथ्स वगैरह में ये सब आएगा ना, तो अभी हमने कवर कराया है। ये तो टीचर ने पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया एप्टी, आरोहन पे टीचर ने कराया है। तो ये एरिया तो आपको आरोहन पे पूरा मिल जाएगा, रीजनिंग एप्टी पूरा मिल जाएगा, और इंजीनियर्स के लिए ये प्रॉब्लम वाली चीज़ भी नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। अब आता है करंट अफेयर। राजस्थान का जो करंट अफेयर है ये तो एक्सपेक्टेड है ही, पूछेगा कौन कौन से राजस्थान के प्लेयर हैं, क्या जीते हैं, कौन प्लेयर क्या खेलता है ना, ये सब क्वेश्चन भी आएंगे। बजट राजस्थान का जो रहा वहाँ के टॉपिक, हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के स्कीम प्रोग्राम क्या रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में क्या हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजस्थान का बजट में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, सोशल हेल्प ग्रुप वगैरह जो काम कर रहे हैं उनके लिए, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए कुछ है कि नहीं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो नए नए बने थे, ठीक है, कहाँ पर क्या प्रोग्राम है, ट्राइबल्स के बारे में कोई स्कीम चल रही हो, कोई मेले वेले का इनाग्रेशन किया गया हो, हाल फिलहाल में कोई प्रोग्राम हुआ हो, कोई इवेंट कराया गया हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पर, तो ये सब क्वेश्चन, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, लोन स्कीम वगैरह क्या है लोगों के लिए, ये सब क्वेश्चन, अवार्ड वगैरह राजस्थान कौन से देता है, राजस्थान के किसी पर्सन को कोई अवार्ड मिला हो, फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई बड़ा काम हो गया हो, ठीक है, ये आपका राजस्थान करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल, जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई जीएस एक तो कंट्री लेवल का पूछता है, इंटरनेशनल लेवल का, और आपको पूछता है स्टेट लोकल।
तो साफ साफ लिख रहा है कि करंट अफेयर हम नेशनल इंटरनेशनल भी पूछेंगे। तो करंट अफेयर में आपको क्या कराता हूँ मैं, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ नेशनल सिंबल्स के बारे में, वो जीके का पार्ट है। फिर उसमें स्कीम्स वगैरह पढ़ाता हूँ मैं आपको। एक टॉपिक मैं कराता हूँ हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। देखो लिख रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स बने हैं अब नाटो के बारे में, G7 के बारे में, G4 के बारे में, या आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। और इवेंट्स, अब यहाँ पे इसने एक वर्ड लिख दिया इवेंट। अब इवेंट में क्या, कौन सा इवेंट, जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, WTO की कॉन्फ्रेंस हुई या कोई वर्ल्ड पीस के बारे में मीटिंग कराई गई, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पूछेगा। अवार्ड्स भी पूछेगा, नोबेल प्राइज़ हैं, लिटरेचर अवार्ड है, ये सब आएगा, पर्सन्स। तो वही जी के करंट अफेयर जो हम पढ़ते हैं वही सब एरिया है, ये कुछ परेशान नहीं हो उसके लिए, ठीक है। जो ये सिलेबस लिख रहा है, जो GS मैं कराता हूँ, हर बैच को पढ़ाता हूँ, वही GS है, कुछ अलग से ऐड नहीं कर रहा है। एक दो टॉपिक बस चेंज दिख रहे हैं मुझे, बाकी वही GS है। फिर आपका ये टेक्निकल का पार्ट आ जाएगा। टेक्निकल चेक कर लेना, ESC गेट का सिलेबस ही उठाया होगा इन्होंने, और पुराने क्वेश्चन सिंगल लाइनर वगैरह जो ESC वगैरह में आते थे वहाँ से कॉपी भी करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ध्यान रखना, पुराने पेपर वो लगाओ, ठीक है। आरोहण पे ऑब्जेक्टिव के लिए तो पढ़वाया हुआ है हमने, ये ऑब्जेक्टिव के लिए करवाया हुआ है, मेंस लेवल का आरोहण पे कन्वेंशनल के लिए नहीं करा रखा। हिंदी के लिए मैंने आपसे बोला था, पहले भी कहा था, पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है, या आपको कोई किताब पता हो तो आप वो ले लो, कोई एक लोकल किताब ले लो। और हिंदी कई सारे एग्ज़ाम में आता है, यूपी में आता है, राजस्थान में आता है, तो ये किताब देख सकते हो। आरोहण पे कुछ लेक्चर अवेलेबल थे, वही मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। 100% कंप्लीट तो नहीं है, पर जो थे मैंने वो भी दे दिए हैं। तो पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है जनरल हिंदी की, यूपी वगैरह में भी हिंदी आता है एग्ज़ाम में, राजस्थान में भी आता है। जितने ज़्यादा पेपर लगा लोगे हिंदी उतना बेटर है, जितने ज़्यादा पेपर हिंदी में लगा लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। और रेफरेंस के लिए ये बुक साथ में रख सकते हो। जो आरोहण पे लेक्चर अवेलेबल है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट में अब दिक्कत हो गई है, कई इंस्टीट्यूट के लिए परेशानी हो गई है कि पुराने वाले नोट्स इनके अवेलेबल थे, वहाँ से काम चल जा रहा था। अब जब तक मैं नए टॉपिक कराऊंगा नहीं, या तो लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी या वेट करना पड़ेगा नए नोट्स कब आएंगे। तो सोशल एस्पेक्ट अभी तो ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो प्री हमें कवर करना है, राजस्थान लोकल भी कवर करना है। ये जब हम ठीक से अच्छी क्वालिटी तरीके से कर लेंगे फिर कहीं सोशल एस्पेक्ट की बात आएगी। तो सोशल एस्पेक्ट में एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के हमें चलना है, क्योंकि मेंस में लिखना है इसको। 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, 10 में कौन बन सकता है, तो हमें प्रॉपर उतना ही उसमें डाटा लिखाना है, हर टॉपिक डिस्कस करना है। तो जो 50% टॉपिक मान लेता हूँ, 50-60% पुराने होंगे, कुछ नए भी ऐड किए होंगे, ठीक है। अब जैसे मोटे तौर पर अगर जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तो पढ़ाता हूँ मैं डिटेल में, पिछली बार भी था ये। चैलेंजेस इन द रूरल इकोनॉमी ये पहले भी था, एक्सोडस वगैरह क्या समस्याएं, डिफॉरेस्टेशन तो पहले भी था। एक टॉपिक मुझे जो मोटे मोटे तौर पर नज़र आ रहा है, एक तो इंडियन ये एथिक्स वाला जो पार्ट है, सर्वोदया, अंत्योदया, स्वदेशी, क्या मीनिंग है, इम्पैथी सिम्पैथी, ये हर बार पढ़ाता हूँ मैं। अभी क्वेश्चन आ भी गया था, IEDS का पेपर हुआ था UPSC का, सेम क्वेश्चन आया था, इम्पैथी का क्या मतलब। सिम्पैथी का मतलब है कि आप किसी के लिए दुखी हैं कि किसी के लिए बड़ा गलत हुआ, किसी की मदर डेथ हो गई या किसी के फादर की डेथ हो गई, और आप उससे सिंपैथी दिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। इम्पैथी का मतलब है उसके दुख को उसी तरह महसूस करना जैसा वो महसूस कर रहा हो। इम्पैथी इमोशनली और ज़्यादा कनेक्टेड टर्म है सिंपैथी के कंपैरिजन में। समानुभूति, सिंपैथी होता है सहानुभूति, ठीक, और इम्पैथी होती है समानुभूति की, जैसा वो अनुभव कर रहा है वैसा ही आप अनुभव कर रहे हो। कि किसी पर्सन को किसी के लिए इम्पैथी है और किसी पर्सन के मदर या फादर की डेथ हुई और सेकंड पर्सन को बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे उसके खुद के मदर या फादर की डेथ हो गई हो, वो इम्पैथी होता है। सिंपैथी से भी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड वर्ड है। सेम क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आया था। तो एथिक्स मैं ESC के लिए तो कराता ही हूँ, एथिक्स के वो लेक्चर यहाँ भी सब प्रोवाइड कर दूंगा मैं। एथिक्स ESC के लिए कराते ही हैं, और क्योंकि सोशल एस्पेक्ट बाद में होना है तब तक तो एथिक्स लाइव में एक बार और रिपीट हो जाएगा। जो मैंने अभी एथिक्स कराया था वो मैं अवेलेबल कर दूंगा सोशल एस्पेक्ट के लिए, और जब आपका एग्ज़ाम सोशल एस्पेक्ट में कराऊंगा तो तब तक के लिए फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा लाइव में ये, क्योंकि यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव आएगा ना, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से लिखाऊंगा मैं। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पहले भी था आपका, WTO ट्रिप्स वगैरह पहले भी था, अभी भी है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईएस के लिए पढ़ाया था, वो सारे टॉपिक में यहाँ पे भी कराने हैं और डिटेल में लिखवाया हुआ है मैंने, कन्वेंशनल के हिसाब से भी लिखवाया भी हुआ है। कुछ टॉपिक इसमें और ऐड करने, पिछली बार भी पढ़ाया था। पिछली बार मैंने राजस्थान बैच को मैंने नहीं कराया था, ईएस को मैंने कराया है, राजस्थान बैच को नहीं कराया था मैंने। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोशल एस्पेक्ट में ईएस वाला तो मैं कंटेंट दे ही दूंगा आपके लिए, प्रॉपर जो एक एक टॉपिक लिखवाना है वो डिटेल में लिखवा भी देंगे। जनरली 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो ये टॉपिक ऐड किया है इन्होंने, एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है भाई। 18 में चर्चा में उतना नहीं था, अब न्यूज़ में है तो ये टॉपिक आएगा और ये हाईलाइट कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी पक्का आएगा, ये नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। ये तो साफ साफ लिख रहा है कि मेंस में ये टॉपिक से क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। और टॉपिक भी बता दें कि एआई इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि भाई टेक्नोलॉजी का एक मेन एसेंस क्या है, कि टेक्नोलॉजी बून है या बेन है, वरदान है कि अभिश्राप है, और एआई के एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना। एआई होता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एआई होता क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और एप्लीकेशन किन किन एरियाज़ में है, ठीक है। उसको करंट के साथ भी जोड़ दोगे, कुछ एग्जांपल भी ऐड कर दोगे और बढ़िया आंसर बन जाएगा। पर परेशानी यही है कि आरोहण पर तुमको एडवांटेज मिल जाता कि जब वो और जगह सर्कुलेट नहीं हो रहा होता। अब जब ये नोट्स रेडी करूँगा मैं, सारे कंटेंट बनाकर जब दूंगा, वो सारी जगह सर्कुलेट हो जाएगा। पर उसकी चिंता तुम नहीं करो, भीड़ ज़्यादा है, पढ़ने वाले कम है। मेरी कॉपी कहीं भी सर्कुलेट होती रहे, पूरा कंटेंट अवेलेबल भी कर दूँ मैं, पढ़ने वाले वही 10% हैं जिनके बीच में कंपटीशन है। 90% यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, रोज़ चेक करेंगे कहाँ क्या चल रहा है, पढ़ेंगे नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ तैयारी हमेशा ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, तैयारी हमेशा पहले शुरू करना चाहिए ताकि बाकी लोग जब सो के उठे तब तक आप 50% पढ़ चुके हो। और पढ़ना शुरू कर दो अगर एग्ज़ाम देना है। यहाँ वहाँ रॉकेट साइंस मत लगाओ और जासूसी मत, यहाँ वहाँ जासूस मत बनो। 24 घंटे इंक्वायरी कर रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं और टाइम निकलता चला जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि 1 साल है पेपर को, 1 साल कब निकल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अगर आप सिंसियरली पढ़ने बैठ रहे हो, सिंसियरली पढ़ लो। और बार बार मैं कह रहा हूँ, जो सिंसियर बच्चा है आरोहण पर बस वही आए। मेरे एफर्ट में कमी नहीं रहेगी तो आपके एफर्ट में भी कमी ना रहे। और क्यूमुलेटिव एफर्ट ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम निकल जाए। टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, टीचर किसी को कम ज़्यादा थोड़ी, सबके लिए बराबर है। पर ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ सेलेक्ट नहीं होंगे। तो सेलेक्ट होने वालों का क्रेडिट अगर मेरा है तो सेलेक्ट नहीं होने वालों का जो क्रिटिसिज्म है वो भी मेरा ही होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। अगर भाई टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है तो जो सेलेक्ट होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे, जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो टीचर को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये भी समझना चाहिए और मुझे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जो सेलेक्ट हो रहा है भाई अच्छा कर, जो पढ़ा है वो सेलेक्ट हुआ, जो नहीं हुआ तो क्रिटिसिज्म भी मेरा होगा। पर पॉइंट ये है कि ये भी तो सोचना चाहिए कि टीचर सबको बराबर पढ़ाया, वही पढ़ने के बाद काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए, काफ़ी नहीं हो पाए। तो आखिर कहीं तो गलती, हमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, कमी कहाँ रह रही है। एक कमी तो यहीं पर है कि 50 एग्ज़ाम के पीछे लोग भाग रहे हैं। अब यूपीपीसीएल गेट से होने वाला है, फिर कह रहे हैं आरआरबी भी दे दूं और ये भी दे दूं। भाई अगर 70% सिलेबस गेट वेट का पहले से पढ़ रखे हैं तब तो ठीक है। कोई बिगिनर है और मल्टीपल एग्ज़ाम के चक्कर में पढ़ेगा जहाँ सिलेबस बहुत अलग है तो दिक्कत हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम नहीं निकलने का रीज़न ही यही है कि जहाँ 70% से ज़्यादा सिलेबस चेंज है और आप अलग अलग एग्ज़ाम के चक्कर में पढ़ रहे हो। एक बार में उन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो जहाँ 70-80% सिलेबस कॉमन हो, 10-20% वेरिएशन तो आप कवर कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा सिलेबस वेरिएशन, 70% सिलेबस वेरी कर रहा है, आप सबके चक्कर में पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन पक्का बनेगा। आप इस पर स्टार मार्क लगा लो, 5 स्टार। वो लिख रहा है यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आना है, पक्का आएगा इस पर। और वेटेज भी आपके 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपके शायद होते हैं ना, 10-20 मार्क्स वाले भी होते हैं, तो इसका वेटेज भी अच्छा रहेगा। डिटेल में पूछेगा इसके बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जो कंसेप्ट है वो भी इसी पर बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में पढ़ाता भी हूँ मैं, दोनों आईसीटी में दोनों टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ आपको और डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में थोड़ा बता देंगे। आईसीटी में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिखवाता हूँ मैं। और क्वेश्चन बन आ भी रहे हैं एग्जामों में, लगातार पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ एरिया जो इन्होंने चेंज किए हैं, अब देखो लिखा है ना एप्लीकेशन ऑफ एआई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एआई का क्या एप्लीकेशन है बताइए। अभी मैंने कहा कि एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, तो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह एआई का एप्लीकेशन है।
ऑफिस वगैरह में ERP सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं, टैली, ERP, स्टैटिस सॉफ्टवेयर। ऑफिस वगैरह में आजकल काम होता है इन चीज़ों का, ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर्स की, तो इसके बारे में क्वेश्चन और हाईलाइट भी कर रहा है साफ साफ कि भाई ये पढ़ो और यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। यंग डायनेमिक लोग चाहिए जिनको नई चीज़ों का आइडिया हो, नई टेक्नोलॉजीज़ का पता हो। डिपार्टमेंट्स में इन चीज़ों के काम पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। बाकी ये तो एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा, ये तो आपका एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक है, ये तो डिटेल में ऑलरेडी कराता हूँ हर बार, इस सब को चिंता नहीं करना। इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, प्रमोटिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग के टॉपिक कुछ कुछ हैं इसमें। IPR तो अभी हमने CGPTM के लिए पढ़ाया था, IPR तो अभी हमने कराया था CGPTM के लिए, वो नोट्स भी पूरे इंडिया लेवल पे घूम रहे थे वो भी, और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था बच्चों ने। IPR तो चिंता नहीं करो, ये सब तो अभी कुछ ही टाइम पहले कराया है। डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन के बीच में, सोशल मीडिया, देखो इस तरह के नए टॉपिक। सोशल मीडिया का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है? सबसे मेन तो अवेयरनेस है। क्राउड फंडिंग वगैरह के भी मॉडल होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इकोनॉमी से, बिजनेस वगैरह के लिए भी। ये तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छा आंसर लिख के आओगे, इस चिंता नहीं करो, ये सब तो बहुत बढ़िया आंसर लिख के आओगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए इस पर, ये टॉपिक पे 5 मार्क्स का बनना चाहिए। तो सोशल एस्पेक्ट में 40% लगभग इन्होंने जो चेंज किया है, टॉपिक ऐड किए हैं, वो सब लाइन टू लाइन में लिखाऊंगा अपने हिसाब से, उसकी चिंता भी नहीं करो। पहले प्री पे फोकस करना, प्री क्वालिफाई होगा तब मेंस का नंबर आएगा। टेक्निकल बाकी आपका ये मेंस के लेवल का है, ये आप चेक करिए, ठीक। तो GS के लिए अब आप मुझे बताओ, बार बार जो मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक बार GS पढ़ लो, सारे एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और यही सब GS कराने के लिए अभी कितनी फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी, अब आप देखना। बैचेस वगैरह जब लॉन्च होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, 25,000, 50,000, 70,000 यही सब फीस चार्ज करेंगे लोग, जबकि GS में बेसिक चीज़ें वही रहेंगी। अब GS के नाम पे मैं हर बार क्या कहता हूँ आपसे, GS के लिए मैं हर बार कहता हूँ, GS का मतलब है 8 सब्जेक्ट। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो बेसिकली 8 सब्जेक्ट। इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, अब देखना सिलेबस अपना, पहले ही मैंने बताया कि GS का मतलब ये 8 सब्जेक्ट हैं, यही सिलेबस तो है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड। आप वाले में इंडिया लिखा है, वर्ल्ड लिखा नहीं, पर भरोसा मत करिएगा इस पर, क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके बाद आपका लाइफ साइंस, बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हेल्थ वगैरह का टॉपिक आपका लाइफ साइंस में आ जाएगा। 10 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री 5 हो गए। फिर आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट, एक आपका GK एंड करंट अफेयर्स। अब क्योंकि मैं इसको इकोनॉमी को भी इसी में ऐड करता हूँ, इकोनॉमी में इसके साथ ही पढ़ाता हूँ। कितने हो गए भाई? 7 हो गए, 3, 6, 7। और एक आपका ICT हर एग्ज़ाम में आ रहा है, ICT हर एग्ज़ाम में, अलग से पूछो ही मत, ICT हर पेपर का सिलेबस है इस समय GS में। जो भी एग्ज़ाम होगा ICT आप पूछिए भी मत टीचर से, हर एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है। अगर कहीं कोई ICT नहीं पढ़ा रहा है तो एक काफ़ी क्वेश्चन छूटेंगे। फिर GS का मतलब ये 8 सब्जेक्ट है। अब जरा पूरा कंक्लूजन के बाद बात वहीं घूम फिर के आ गई, यही तो सिलेबस लिखा है RPSC ने भी। इंडिया लेवल का GS जो कॉमन एरिया जो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। और इसके अलावा GS में राजस्थान लोकल, आपका जो अलग से पार्ट ऐड हुआ है राजस्थान GS, बस ये सब्जेक्ट GS के तो पढ़ने ही हर एग्ज़ाम में आने, इसके साथ राजस्थान GS ऐड किया है। घूम फिर के सिलेबस तो वही है, बदलेगा थोड़ी। तो ये तो CGL वाला बच्चा हो, JEE वाला हो, AE वाला हो, सबको ये पढ़ाता हूँ मैं GS, तो सबके लिए ये कॉमन आना है। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, जो हम पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहीं कवर हो जाएंगी। अभी पॉलिटी 3-4 दिन में जब ख़त्म हो जाएगा, एक काफ़ी बड़ा एरिया आपका निपट जाएगा, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे और वहाँ से क्वेश्चन करके आओगे आप। GK करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने देखा साइंस एंड टेक का डिफेंस इसमें कवर होगा। साइंस एंड टेक में आपको स्पेस पूछेगा, वो भी यहीं पढ़ाऊँगा। GK करंट अफेयर तो होगा ही, इकोनॉमी के टॉपिक सिलेबस में अलग से लिखे हैं वो भी यहीं आएंगे। नीति आयोग भी इसी में कराऊँगा, GST वगैरह इसमें होगा। तो ये एक बड़ा एरिया है। अभी जब मैं ये शुरू करूँगा तो इसके ख़त्म होते होते आपका कॉमन GS का बहुत मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके कंप्लीट होते होते आपका GS का काफ़ी बड़ा जो एरिया है, पोर्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी जब मैं ये कंप्लीट करूँगा तो 24-25 तारीख 25 के आसपास शुरू करूँगा मैं इसको। और कई सारे एरिया जो अलग अलग लिखे हैं वो आपके इसी में आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे इसमें, उसकी चिंता नहीं करो।
ठीक है, ये जब ख़त्म होगा उसके बाद फिर ज्योग्राफी आएगा। ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब ख़त्म होगा उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगा, तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। किसी को लग रहा है सर मैं रिकॉर्डिंग से एक सब्जेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक लाइव करना चाह रहा हूँ, तो पॉलिटी में ख़त्म करने वाला हूँ, फिर जीके करंट अफेयर इकोनॉमी शुरू करूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी करूँगा। तो किसी को रिकॉर्डिंग वाला भी करना हो तो ICT कर लो, कुछ लेक्चर ऐड होंगे बस वो जोड़ लेना। या किसी को लग रहा है हिस्ट्री में कर लेता हूँ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगा, बदलेगा तो कुछ है नहीं, उसमें अपडेट तो होगा नहीं। 32 लेक्चर कराए थे मैंने हिस्ट्री के लास्ट टाइम, तो हिस्ट्री रिकॉर्डिंग से करना चाहे तो कवर कर लो। भाई किसी को लग रहा है कि टेक्निकल रेडी है, मैं नॉन टेक ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, एक लाइव आप करा रहे हो, एक मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, तो लाइव सीक्वेंस क्या रहेगा बता दिया। लाइव में भी हिस्ट्री होगा और उसमें टाइम लगेगा, वो आगे जाके होगा। लाइव में भी होंगे सारे सब्जेक्ट, जैसे लाइव में अभी मैं करा चुका हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें लाइव बैच में लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटी खत्म होगा, फिर जीके करंट अफेयर का, फिर ज्योग्राफी कराऊंगा। और पिछले बैच में जो खत्म कराया था वो रिकॉर्डिंग सब डाल दी हैं, वो भी चाहो तो कर सकते हो। और नए वाले जो बैच खत्म हो चुके हैं, नई वाली रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल हैं। अब जैसे कोई बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है आज, तो वो लाइफ साइंस 2023 वाला थोड़ी देखेगा, अभी जो खत्म कराया जुलाई में वो वाला करना, क्योंकि अब ये फिर तुरंत रिपीट नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अगस्त में ख़त्म हुआ है, ये देख सकते हैं। पॉलिटी अभी चल रहा है, 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ये कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वाले चाहें तो। जो नए बच्चे हैं जो लाइव में ये सब कवर कर चुके हैं, उनको आगे का कोई सब्जेक्ट पहले करना है तो वो नवंबर में हिस्ट्री कराया था पिछले टाइम, वो देख सकता है, ICT कर सकता है। तो जो नए 2024 में सब्जेक्ट कराए हैं वो 2024 वाले ही करो। 2024 में जो कराए हैं वो 2024 वाला ही सब्जेक्ट करना। अब लाइफ साइंस तुरंत रिपीट नहीं करूँगा मैं, अभी कराया है जुलाई में, अगस्त में ये ख़त्म हुआ है, पॉलिटी ख़त्म होगा अभी, फिर जीके करंट अफेयर इकोनॉमी होगा इसके बाद कराऊंगा ज्योग्राफी, उसके बाद बाकी 3 सब्जेक्ट का नंबर आएगा। तो लाइव में मैं सीक्वेंस क्या रखूँगा, लाइव में जो करना है कर लो, कोई लग रहा है रिकॉर्डिंग तो फिर ICT या हिस्ट्री में से कोई कर सकते हो। या लग रहा है कि सर अभी एग्ज़ाम को टाइम है, मैं लाइव ही सब कंप्लीट करूँगा, तो लाइव में जो 3 सब्जेक्ट, तीसरा पॉलिटी चल रहा है, चौथा ये होगा, फिर लाइव में कवर करिए, साथ में टेक्निकल पढ़ लो। जो आपको ऑर्डर रखना है वैसे रख लो, मेरी तरफ से दोनों अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एप्टी रीजनिंग बोल तो दिया शुभम, इसमें पूरा फोल्डर डाल दे रहा हूँ मैं। एप्टी रीजनिंग मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अरे सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें क्या पढ़ाना है, कराने को करा देते, पर अब मेरे पे इतने सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फुर्सत कहाँ मिल रही कि और दिमाग लगाएं। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत वैसे तुमको नहीं होनी चाहिए यार। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को एप्टी रीजनिंग में क्या परेशानी है, जो आरोहण पे जितना अवेलेबल, काफ़ी अवेलेबल है एप्टी रीजनिंग, वो पूरा का पूरा मैं दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 टीचरों ने एप्टी पढ़ाया, तीनों अवेलेबल कर देते हैं। रीजनिंग हुआ है वो भी दे दे रहे हैं पूरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है। आरोहण पर जो बैच है उसमें कन्फ्यूज़न ना रखें, ये वाला बैच है देखो, RPSC AEN, ये नॉन टेक वाला बैच है। टेक्निकल ब्रांच वाइज अलग से अवेलेबल कर रखा है, जो करना चाहे कर सकता है। तो RPSC AEN बैच कोर्स नॉन टेक, प्री और मेंस दोनों है इसमें। प्री का जितना GS है वो भी कवर है, मेंस का GS है वो भी कवर इसमें होना है, और एप्टी रीजनिंग में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, वो आपका सिलेबस अपडेट जो हुआ है वो भी डाल दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। हिंदी के लिए ध्यान रखना है, हिंदी आरोहण पर पूरा अवेलेबल नहीं होगा, मेरा एरिया भी नहीं है, मैं किसी को लाऊं पढ़ाने के लिए वो भी फिर अच्छा जस्टिस कर पाए कि नहीं, मुश्किल होगा। हिंदी के लिए जितने पुराने पेपर लगा सकते हो लगा लो, यूपी राजस्थान वगैरह के, और एक किताब रेफरेंस बताई मैंने, वो बुक साथ में देख सकते हो। 22-23 लेक्चर आरोहण पे अवेलेबल भी हैं, वो भी दे दिए हैं, पर हिंदी आपको अपने से एफर्ट करना पड़ेगा। सोशल एस्पेक्ट पूरा यहाँ अवेलेबल रहेगा, प्री का जितना GS है पूरा अवेलेबल रहेगा, उतना ही बहुत कंटेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने फीस ज़्यादा रखी है, 2200 के आसपास शायद फ़ीस है बैच की, और बाकी जगह 50,000 70,000 फीस है। कंटेंट तुम्हें इसका आधा नहीं मिलने वाला। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे ही नोट्स सब जगह सर्कुलेट होंगे, और जितने जितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उतने सर्कुलेट हो भी रहे हैं हर ग्रुप में। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे 2200 में जहाँ डबल कंटेंट है, हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वो महंगा है, और जहाँ पर 50,000 70,000 लाख रुपये फीस पहुँच जाएगी वो ठीक है, और कंटेंट तुम्हें इससे आधा मिलना है। तो कम से कम उतना नॉमिनल तो करना पड़ेगा भाई, जिससे प्लेटफॉर्म चले आगे तक के लिए। और पूरा फ्री भी कर दिया जाए ना, 2200 रुपये फ्री के बराबर ही है, वो पूरा फ्री कर दे तो मैं कुछ भी करा दूँ, आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करो, कंटेंट को वैल्यू ही नहीं करोगे। पेपर होगा फिर लगेगा अरे आया तो वही सब था। अब 2018 में मेरी ही क्लासेस करने के लिए सोशल एस्पेक्ट वजह पढ़ाया था, दुनिया भर की भीड़ थी, वही नोट सब जगह घूमे, बच्चे क्वालिफाई भी किए,
अपने एफर्ट से किए, पर उन्होंने पढ़ा सब। अब उस समय फ़ीस क्या थी जरा वो सोच सकते हैं भाई क्या फ़ीस थी, और अब उससे अच्छा कंटेंट अपडेटेड उससे 2000 रुपये में अवेलेबल, तो भी ज़्यादा लग रहा है लोगों को। खैर वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो तो 500 भी होगा तो बच्चे डिमांड करेंगे ही सर और फ्री कर दो। मैंने ऑलमोस्ट उसको नेग्लिजिबल ही कर रखा है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों में टाइम मेरा मत वेस्ट कराइए, ठीक है। जो सब्जेक्ट चल रहे हैं मैंने बता दिया। दूसरी बात, जीके एंड करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ और जो आरोहण पे फीस है वही बता दूँ मैं आपको। 20% वाला ऑफ़र जो है वो अभी भी अवेलेबल चल रहा है। 20% ऑफ़र आरोहण के सभी कोर्सेज पे, आरआरबी, आरपीएससी सब पे अवेलेबल है। सेव 20 उसका कोड है, कोई करना चाहे तो करे। और फिर मैं कह रहा हूँ मुझे कोई फालतू की भीड़ नहीं बढ़ानी, जो सिंसियर बच्चा हो वो आरोहण पे आए, बाकी जिसको जहाँ जाना हो वो कहीं कर ले, मुझे उसमें क्या है। बस मेरा पॉइंट ये है कि आरोहण पे आलतू फालतू भीड़ लगाने कोई ना आए, 1 रुपये भी खर्च ना करे। आरोहण पे सिर्फ वो बच्चा आए जो सिंसियरली पढ़ना चाह रहा हो, जिसको फेथ हो, जिसको लग रहा हो कि वो मेहनत कर सकता है, ठीक है। अननेसेसरी भीड़ ना बढ़ाएं, 1 रुपये भी अपना वेस्ट ना करें। मूवी देखो, कोल्ड ड्रिंक पियो, घूमो फिरो, जो करना हो तुम्हें करो। अननेसेसरी अपना 2 रुपये भी खर्च यहाँ मत करो अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो। सिंसियर बच्चा है वो आए, बाकी कोई मत आए। क्योंकि आरोहण को लेके मेरा मोटिव भीड़ बढ़ाना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। जो आए सिंसियरली पढ़े, क्योंकि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत करो, रिजल्ट में कन्वर्ट हो, सेलेक्ट हो जाओ, जीवन सुधरे थोड़ा। ये फालतू की फ्रस्ट्रेशन, इससे स्ट्रगल से बाहर निकल जाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कमी लगे तो बताओ। पॉलिटी अभी जैसे चल रहा है, कहीं कमी लगे बोलिए। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ख़त्म हुआ, जिसने कवर किया वो मुझे बताए, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब जिसको जो चीज़ कहीं को डाउट हो, पूछना हो, तो यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आरोहण पे जो बच्चे अवेलेबल हैं वो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल। क्लास आज 6:30 पे होगी, पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम CAG पढ़ेंगे और टाइप ऑफ इमरजेंसीज पढ़ेंगे इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।